Hello friends, welcome to Think Next Technologies Private Limited. In this video series we will learn about Primavera and its function. तो गाइस बात करते हैं एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जो कि आज तक के लिए ना एक थ्योरेटिकल पार्ट में बहुत ही ज़्यादा मेन माना जाता है। देखो प्राइमावेरा बेसिकली क्या है, इसमें आप थ्योरेटिकल लॉजिक्स को लेकर ना प्रैक्टिकल वर्क करते हो। थ्योरेटिकल लॉजिक्स वो चलते हैं जो कि हमारे अभी डे टू डे लाइफ में हम देख रहे हैं। आपको पता है कि अभी मार्केट की कंडीशन क्या चल रही है, हमारे स्टील के रेजेस कितने हो चुके हैं, ठीक है, प्राइस में क्या कंट्रीब्यूशन चल रही है, कितनी लेबर कोर्सेज रहती है, मीन्स एक एक छोटे छोटे आप एक पॉइंट्स को लेके चल रहे हो इसके अंदर, ठीक है। अब रिस्क क्या होता है, आज की वीडियो में बात कर रहे हैं रिस्क के ऊपर। रिस्क क्या होता है अकॉर्डिंग टू यू? रिस्क एक ऐसी चीज़ होती है कि मीन्स अगर हमें कोई भी चीज़ हम करते हैं तो हमारे पास रिस्क फैक्टर एक रहता है कि यार रिस्क यहाँ पे ये है कि ये प्रॉपर्ली होगा या नहीं होगा, अगर हो गया तो इसके बीच में क्या क्या हमारे पास कंडीशंस आ सकती है। बेसिकली रिस्क के लिए वीडियोस जो होती है बहुत ही कम मिलते हैं यूट्यूब पे, तो उसी चीज़ को देख के हमने वही कंसेप्ट सामने लेके आया कि जो आपको भी यूज़फुल हो, आगे इस चीज़ की डिमांड भी रहे और कैरियर के लिए भी बहुत हेल्प रहे। तो गाइस सबसे पहले रिस्क होता है हमारे प्रोजेक्ट के ऊपर। देखो रिस्क बहुत टाइप के होते हैं तो उनके सारे टाइप्स भी यूज़ करेंगे, बट प्रोजेक्ट के ऊपर रिस्क क्या होता है, किस तरीके से आप उसको कन्वे करते हो, वो चीज़ भी हम देखते हैं। तो थिंग इज दैट आपने अभी क्या करना, जब आपने रिस्क लगाना आपने प्रोजेक्ट के ऊपर आ जाना है। यहाँ पे ना 3 फैक्टर्स हैं, थ्रेशोल्ड्स, इशू एंड रिस्क। थ्रेशोल्ड्स में अलग चीज़ होती है, इश्यूज़ में अलग होता है, जैसे कई बार डिस्प्यूट का इशू होता है, कई बार लेबर इशू होता है, वो भी हम इसके अंदर अभी काउंट करेंगे थोड़े टाइम बाद। बट पहले हमारा फैक्टर जो रहेगा वो रहेगा रिस्क। तो यहाँ से मैं रिस्क फैक्टर पे क्लिक करता हूँ। रिस्क हर एक एक्टिविटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है। रिस्क के बिना आप किसी भी पार्ट मतलब किसी भी एक एक्टिविटी किसी भी एक प्रोजेक्ट को आप गो थ्रू नहीं कर पाओगे। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, राइट क्लिक करके ना सडन यहाँ पे, और मैं देख लेता हूँ कि मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस है। मीन्स नोट्स है, अफेक्टेड जर्नल है, ओके। सो ये पोर्शन कुछ इस तरीके का रहता है। जस्ट मैं एक बार इसको फिल्टर कर लेता हूँ, ऑल रिस्क, ठीक है। कॉलम्स इम्पैक्ट भी ले लेता हूँ इसके इधर, थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं रिस्क को ऐड करूँगा। गाइस रिस्क को जब मैं ऐड करता हूँ ना तो मेरे पास यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलती है। सबसे पहले मैं जनरल में बात करता हूँ रिस्क की आईडी। देखो हम यहाँ पे भी भर सकते हैं, हम ऊपर भी भर सकते हैं, ठीक है। तो हम दोनों में कंपैरेटिवली चलते रहेंगे, ठीक है। जनरल में बात करता हूँ रिस्क की आईडी। कोई भी रिस्क जब आप डिनोट करते हो उसकी कोई ना कोई पर्टिकुलर आईडी रहती है कि इस आईडी में काम चल रहा होता है, इस आईडी में। तो हम क्या क्या होता है कि मीन्स अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे कि मेरे पास रिस्क आईडी है समथिंग लाइक दिस, मैंने ये रिस्क आईडी रख ली, ठीक है। रिस्क का नेम, अब नेम क्या होगा। अब देखो रिस्क ना काफ़ी टाइप्स के होते हैं, इनकी अलग अलग कैटेगरीज होती है। कैटेगरीज भी हम डिफाइन करेंगे अभी आने वाली वीडियो में अपनी। अब देखो सबसे पहले बात ये कि रिस्क किस टाइप का है। अभी जो रिस्क है वो प्रोजेक्ट के ऊपर रिस्क है। लाइक मैं ये लेता हूँ क्लाइमेट के ऊपर ले लेता हूँ, ठीक है। तो मैं क्लाइमेट का रिस्क ले लेता हूँ, ओके। यहाँ पे एक कैटेगरी का इशू आता है, अगर मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो मेरे पास एक कैटेगरी ओपन हो जाती है। अब ये कैटेगरी को समझना बहुत औखा है। रिस्क को काफ़ी सारी कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है। सबसे पहले प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। देखो अलग अलग कैटेगरी को मैं एक एक तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ। पहला रिस्क है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। सेकेंड है पीपल्स का, कि मीन्स जो उसके ऊपर अंदर काम कर रहे होंगे। देन वी हैव टू नो अबाउट द कोस्ट की कोस्ट क्या क्या जाती है हमारी, कोस्ट से रिलेटेड, कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, ठीक है, टाइम से रिलेटेड, इन्वायरमेंट क्वालिटी से रिलेटेड एंड लास्ट मार्केट से रिलेटेड। तो ये रिस्क को हम पढ़ते हैं। सबसे पहले प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बात करते हैं रिस्क की, कि आपका यहाँ पे प्रायोरिटाइजेशन का मीन्स किसी चीज़ को प्रायोरिटी दे रहे हो तो आप किस लेवल पे दे रहे हो। आप कई बार क्या होता है कि हम अपने केस में जब हम काम कर रहे होते हैं तो जो हमारी सबसे पहले प्रायोरिटी होती है वो सेफ्टी होती है। हम अपने बजट को देख के हम प्रायोरिटी उसको भूल जाते हैं। कई बार हम क्या करते हैं कि किसी भी कॉन्ट्रैक्टर होते हैं वो इन केसेस में क्या होता है, जब हमारे बजट के इंक्रीजमेंट होते हैं, मीन्स जो वेजेस होते हैं, जैसे स्टील आजकल बढ़ चुका है, सीमेंट के रेट बढ़ चुके हैं। स्टार्टिंग में वो 320 380 था पर बैग के ऊपर, अब वो 420 480 450 भाई अलग अलग क्वांटिटी में अलग अलग ग्रेड्स का मिल रहा है। तो एक प्रायोरिटी यहाँ पे भी चेंज होती है, ठीक है। रिक्वायरमेंट्स, कि आपको प्रोजेक्ट से रिलेटेड जितनी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, लाइक अगर आप काम करना चाहते हो एक छोटा सा, अगर आप डिज़ाइनिंग कर रहे हो तो आपको बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होगी, आपको पीसी चाहिए, आपको एक छोटा सा इन्वायरमेंट चाहिए कि मीन्स एक ऑफिस होना चाहिए, उसमें जो मेन बेसिक होता है लाइट पंखे वगैरह सब कुछ होने चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी, तभी हम काम कर पाएंगे। अब वो जो हमारी रिक्वायरमेंट्स अगर पूरी तरीके से फुलफिल ना हो पाए तो वहाँ पे भी एक रिस्क फैक्टर जनरेट होता है। उस रिस्क फैक्टर को हम यहाँ पे काउंट करते हैं।
एक आप प्रॉपर प्लानिंग। अब देखो मेन जो चीज़ है, कोई भी चीज़ आपने काम करते हो तो हम उसको स्टार्टिंग से लेके एंड तक प्लान करके चलते हैं कि यार मैंने इस दिन ये करना है, 10 दिन का मेरा काम है, 10 दिन में से 2 दिन मैं यहाँ इन्वेस्ट करूँगा, 3 दिन यहाँ करूँगा, 4 दिन यहाँ करूँगा और 1 दिन की छुट्टी भी एक्सपेक्ट करके चलता हूँ अकॉर्डिंग टू वेदर या समथिंग किसी भी पोर्शन में लेके, और उस पर मेरा कितना कितना बजट रहेगा मैं वो भी देख के चलूँगा। सारा कुछ आपको प्री प्लान रखना पड़ता है। अगर आपकी प्लानिंग प्रॉपर नहीं है, आपने प्लानिंग किया कि यार ये चीज़ 12 दिन में काम होगा, 12 दिन में काम इसका 10,000 रुपये, तो इस बेसिस पे जो हमारी प्लानिंग होती है ना कि मीन्स आपने 12 दिन का एस्टिमेट लगा के चला, 12 दिन में आपने बोला कि मेरे को 10,000 रुपये लगेंगे, बट वो काम 12 दिन में नहीं हो पाया, वो काम चला गया 15 दिनों पे और 10 की जगह वहाँ पे 20,000 लग गए, तो जो इंटरप्राइज होगा, जो कि हमारी फर्म होगी, वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी इस चीज़ की। कहीं ना कहीं तो हमारे फंड्स तो हमारे उससे उधर से जाएंगे ना, हमारे बेसिकली जो आप बात करते हो पैसे की, वो तो हमारे फंड्स से जाएंगे। फंड्स जनरेट करने पड़ते हैं टाइम टू टाइम, तो वो इशू टेंडर में आ जाता है कि हमने पहले इतने पैसे की डिमांड रखी, अब मैं इधर ले रहा हूँ, तो दिक्कतें आती है। तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर माना जाता है। देन वी हैव टू नो अबाउट द कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग एक ऐसा पार्ट है कि जो कि हर एक चीज़ में माना जाता है। देखो ये जो फैक्टर्स है ना, आपको किसी भी चीज़ की आप प्लानिंग कर रहे हो, किसी भी चीज़ की आप भी कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको दिखना पड़ेगा। कंट्रोलिंग, आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे पूरे प्रोजेक्ट को, आप होल्ड नहीं कर पा रहे, कैसे कैसे कंट्रोल होगा, कैसे कैसे काम करना है। देन वी हैव टू नो अबाउट द कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन गैप आ जाता है दोनों के बीच में, जैसे कि एक एमडी का और लेबर का बीच में आ गया, साइट इंजीनियर का और किसी भी तरीके के आपका आर्किटेक्ट है या कोई भी एक ऐसा पर्सन है जो यहाँ पे आपके प्रोजेक्ट के अंदर मेन रोल काम कर रहा है, और अभी कम्युनिकेशन गैप है। कई बार क्या होता है कि हम अगर बाहर जा रहे होते हैं या हमारी लेबर कोई ऐसे स्टेट से होती है, जैसे आप कहीं हिमाचल से और वो यूपी से है, तो दोनों में ना कम्युनिकेशन गैप बीच में अलग बन जाएगा, आप कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे। जब तक आप कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे, बताओगे कैसे कि सर ये ऐसे से होना है, तो वो एक फैक्टर बहुत माना जाता है। नेक्स्ट फैक्टर आता है पीपल्स पे, आपके कस्टमर्स पे। देखो सबसे पहले आप जो चीज़ बना रहे हो, कस्टमर्स क्या होते हैं, आपको जो आगे लेते हैं आपका प्रोडक्ट। आपके प्रोडक्ट पे 2 करोड़ का खर्चा है, तो जब तक कोई 4 करोड़ वाला नहीं होगा जो आपका 2 करोड़ का प्रोडक्ट खरीदे, तो आपका फ़ायदा क्या होगा। कस्टमर इश्यूज कई बार रहते हैं, रिस्क रहता है कि यार कस्टमर आएंगे या नहीं आएंगे। कस्टमर्स क्यों आते हैं, आपकी सर्विसेज को देख के, आपके डिज़ाइन को देख के, आपके जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर को देख के, और जो आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो। देखो एक चीज़ होती है, यहाँ तो सबसे ऊपर चले जाओ, आज के टाइम पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, यहाँ सबसे अलग करो, क्योंकि अलग बंदा भी सबसे आगे दिखता है, ठीक है ना। तो आपको सबसे अलग बनाएगा आपकी फैक्टर्स। अगर आपका एक स्टार्टअप है, आपका एक मतलब बेसिक स्टेज पे हो, तो आपको सर्विसेज अच्छी से अच्छी प्रोवाइड करनी पड़ेगी लो वेजेस पे, तो वो चीज़ भी बेस्ट रहती है। रिसोर्सेज, प्रॉपर रिसोर्सेज ना मिलना। देखो रिसोर्सेज 3 टाइप की होती है प्राइमवेरा में, लेबर, नॉन लेबर एंड मटेरियल। ना आपको लेबर नहीं मिल रही सही तरीके से, आपको मटेरियल नहीं मिल पा रहा है, या आपको नॉन लेबर मीन्स मशीनरी पार्ट नहीं मिल पा रही, तो वो भी एक तरीके का रिस्क है, काम नहीं हो पाएगा ना। उसके बाद एस्टिमेशन, गाइस सबसे मेन पार्ट होता है कॉस्ट का। आपने एस्टिमेट लगाया ये काम मैं 10,000 रुपये में कर लूँगा या 20,000 रुपये में कर लूँगा, सपोज करो 20,000 में बजट बना लिया, बट वो काम 20,000 का था ही नहीं कभी, वो काम 60,000 में जा रहा है, तो जो 40,000 का इम्बैलेंस रेशियो आएगा वो कौन फुलफिल करेगा। तो एक एस्टिमेटिंग भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। आपको पता है ना, पहले हम काम करने से पहले एस्टिमेशन लेते हैं कि ये कितने कितने में हो जाएगा। जब आप टेंडर देते हो, टेंडर में एस्टिमेशन भी होता है कि आपने टेंडर लिया, आपने उसको बोला कि सर मैं 3 करोड़ में इतने साल में कंप्लीट कर दूंगा इतने फ्लोर्स आपके, ये होता है टेंडर में आपका, बट आपने तो एस्टिमेट लगा लिया 3 करोड़ का है, बट क्या पता आपको अपने पास से ना देने पड़ जाए पैसे। ठीक है, कई बार ऐसे भी होता है कि हमारे रेशियोज बिगड़ जाते हैं, तो एस्टिमेटिंग एक ऐसा फैक्टर है जो कि हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। उसके बाद आते हैं कॉन्ट्रैक्ट की बात। अगर कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हो किसी के साथ, तो आपकी फंडिंग जनरेट होती है। मैंने आपको पहले भी कहा था, फंडिंग ऐसा सोर्स है, टाइम टू टाइम हमें पैसा चाहिए होता है, आज भी चाहिए, कल भी चाहिए, परसों भी चाहिए, तो रोज़ के रोज़ पैसा कहाँ से आएगा। वो फंडिंग का अगर हमारी सोचो, हमने काम शुरू करा, 6 महीने काम चला लगातार, 7वें महीने हमारे पास फंडिंग खत्म हो गई है, तो उस टाइम क्या होगा, काम हो जाएगा बंद, तो वहाँ पे हम कैसे कर पाएंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक सब कॉन्ट्रैक्टर्स एंड सप्लायर्स मीन्स, आपने देखो हमने काम करने के आगे कॉन्ट्रैक्टर्स रखे होते हैं, जिसमें फोरमैन्स भी होते हैं, लेबर के हेड भी होते हैं। तो लेबर को कंट्रोल करने के लिए एक आपको लेबर में से एक टीम लीडर बनाना पड़ता है, जो कि उसका हेड होता है,
ठीक है, जो उनको गाइड करता है। क्योंकि आप डायरेक्टली एक अगर आप अच्छी ग्रेड पे एक एमडी हो, एमडी डायरेक्टली लेबर से बात करेगा तो लेबर को वो एटिकेट्स नहीं होती या फिर कोई एक मिसकम्युनिकेशन की वजह से काम प्रॉपर नहीं हो पाता। तो उन्हीं के बीच में से कोई एक बंदा होना चाहिए जो आपका एक मीडिएटर बने, ठीक है, मीन जो आप दोनों की बात करवा सके। तो वो आपको सब कॉन्ट्रैक्टर्स नहीं मिल पा रहे या सप्लाईज नहीं मिल पा रही। कई बार क्या होता है, जैसे अभी कोरोना टाइम चल रहा था, पैंडेमिक मूवमेंट थी, तो हमारा ना पीछे से क्या हुआ था कि सप्लाईज रुक चुकी थी। कई स्टेट्स में क्या हुआ था कि सप्लाई चेन टूट चुकी थी। कंक्रीट महंगा हो गया, आपने देखा होगा कि अगर आप फ्रूट्स की बात करो वो भी बड़े महंगे हो गए थे। कई ऐसी गुड्स थे जो हम बेसिक नीड में रखते थे वो भी बंद हो गए थे, मीन्स एक तरीके के उसके प्राइस बढ़ चुके थे। आजकल स्टील का बहुत प्राइस बढ़ चुका है। स्टील जब पहले था से आप मान के चलो कोरोना टाइम से पहले वो 4000 पर क्विंटल के हिसाब से था, आज उसका 8400 पर क्विंटल के हिसाब से चल रहा है एज पर एज जो अभी रेट चल रहे हैं। तो एकदम उसका 50% इंक्रीज होना, 4000 से 8400 हो जाना, तो वो एक इंक्रीजमेंट ही है। क्योंकि प्रॉपर हम सप्लाईज जो फुलफिल नहीं कर पाए, तो आपने सप्लाईज लिखवाई और वो नहीं आ पाई, तो उससे क्या होगा, आपका काम डिले हो जाएगा। आएगी तो ज़रूर मगर काम डिले होता है ना, तो वो फैक्टर भी एक रिस्क के अंदर काम आता है। टाइम, प्रोजेक्ट डिपेंडेंसीज, मीन्स आपने प्लान किया कि आपने प्रोजेक्ट 3 साल में देना है और वो 3 साल में नहीं हो पाया, तो वो प्रोजेक्ट डिपेंडेंसीज में काउंट होता है कि आपको टाइम प्रॉपर देना पड़ेगा, आपको पहले स्केड्यूल करना पड़ेगा। देखो किसी भी चीज़ से आपने पैसे लिए, किसी बंदे से आपने उसको कहा कि मैं 3 साल में काम करके दे रहा हूँ, आप 3 साल की जगह अगर 2 साल में करके दोगे तो वो आपका बेनिफिट है, ठीक है ना, वो आपको प्रॉफिट मिलेगा। बट अगर आप वो 3 साल का काम 4 साल में करके दे रहे हो तो वो तो कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज है, आपको आगे प्रोजेक्ट्स भी नहीं मिलेंगे। तो होता है ना कि ये थ्योरेटिकल काम है जो हम प्रैक्टिकली वर्क करेंगे। अब यहाँ पे लास्ट आता है एनवायरनमेंट। इन्वायरमेंट मीन्स कई बार वेदर इशू हो जाता है, आप कंक्रीट की कास्टिंग कर रहे हो, स्लैब फॉर्मेशन दे रहे हो, ऊपर से बरसात हो जाए तो बारिश के कारण क्या होगा कि वो एक जो सीमेंट है प्रॉपरली, एक तो उसमें जो इम्बैलेंस हो जाएगा, ठीक है, इम्बैलेंस के कारण क्या होगा, रेशियोज चेंज हो जाएंगे, तो उसकी स्ट्रेंथ प्रॉपर नहीं आ पाएगी। या कई बार ऐसा होता है कि आपने देखा होगा कि ऊपर हम जब रूफिंग कर रहे होते हैं तो रूफ जो है कोई स्लैब डाली है, एक लेंटर डाला है, तो वहाँ पे ना हम पानी इकट्ठा करते हैं। देखा है ना कि भाई छोटे छोटे से, अगर आप एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग की बात करते हो, छोटे छोटे से ना मिट्टी की वो आपने एक लाइन से बना के ना, बॉक्सेस से बना के उसमें पानी छोड़ देते हैं। वो क्यों छोड़ देते हैं कि उसको अगर धूप का फैक्टर से सीमेंट के बीच में दरार ना आ जाए, क्योंकि लेंटर फट जाते हैं ऐसे हीट की वजह से ना। तो प्रॉपरली अगर वेदर सही नहीं है तो इससे भी बहुत ज़्यादा रिस्क आते हैं। लास्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट माना जाता है वो होता है क्वालिटी रिस्क, कि आप परफॉर्मेंस और जो आपकी दे रहे हो सर्विसेज दे रहे हो वो प्रॉपर नहीं दे पा रहे, आपकी रेगुलरिटी नहीं है, टेक्नोलॉजी आप सही नहीं दे रहे। कि मीन्स वहाँ पे जहाँ पे आपने अपनी एक बिल्डिंग बना रहे हो वहाँ पे आपके सर्वर्स नहीं आ रहे, रेंज नहीं आ रही, आपके टेक्नोलॉजीज नहीं है, आप कैमरास वगैरह नहीं प्रोवाइड कर रहे, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं दे रहे, तो वो एक क्वालिटी में आ जाता है। कॉम्प्लेक्स एंड इंटरफेसेस, देखो कभी भी आप किसी भी बिल्डिंग पे जाओगे ना, आपने अगर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन खोली है तो सबसे ज़्यादा मेन होता है बिल्डिंग का इंफ्रा शुरू होता है गेट से, जो एंट्रेंस होता है। आपने कभी भी जितने मर्जी बिल्डिंग प्रोजेक्ट देख लो, अच्छी से अच्छी कंपनी क्या करती है, गेट पे ज़्यादा पैसा लगाती है। जब एंट्रेंस होते हैं ना, एक बड़ा सा गेट खुल रहा हो, आगे एक फाउंटेन लगा हो और अच्छी सी एंट्री हो, आपको चाहे अंदर कमरे में कुछ भी ना मिले बट एक एंट्रेंस देख के ना बंदा खुश हो जाता है। कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, तो ये वो चीज़ होती है। एक आपकी इंटरफेस भी अच्छा होना चाहिए। कई बार इंटरफेस अच्छा नहीं होता, प्रोडक्टिविटी अच्छी होती है, पीछे सर्विसेज अच्छी होती है, बट वहाँ पे भी आपके कस्टमर नहीं पहुँच पाते। लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट रिस्क जो सबसे ऊपर होता है वो होती है मार्केट। अप एंड डाउन चलते रहते हैं इसके अंदर, जैसे म्यूचुअल फंड्स में होता है सेम इसमें भी चलते हैं। अब देखो अप एंड डाउन का मार्केट का मतलब क्या, आपने पास इन्वेस्टमेंट है, फंड है, आपने क्या किया, एक प्रॉपर्टी लेके ना उस पर बनाना शुरू कर दिया, बट वो प्रॉपर्टी आपने रोड लाइन से, जो मेन जो रोड है, मीन्स एक जीटी रोड या कोई भी आप सर्वे लाइन दे दो, उस लाइन से 10 किलोमीटर अंदर ले लिया आपने, जीटी रोड से 10 किलोमीटर आपने अंदर ले लिया, तो क्या 10 किलोमीटर अंदर जाके भाई छोटी सी खेतों में या कुछ भी, वहाँ पे आपको लगता है आपके कस्टमर्स आएंगे? कोई भी नहीं आएगा। 10 किलोमीटर बहुत होता है, कि मीन्स एक मार्केट की भी वैल्यू होती है। कई बार क्या होता है मार्केट के डाउन होती है, मार्केट में पेमेंट ही नहीं है, आपका रियल एस्टेट उठ चुका है या गिर चुका है, तो उस टाइम क्या करोगे? तो ये मार्केट की डिपेंडेंसीज आपके प्रोजेक्ट के ऊपर भी काफ़ी रिस्क लगा सकती है। तो फिलहाल अगर मैंने क्लाइमेट का ले रहा हूँ, ठीक है, तो मैं क्लाइमेट वेदर में आता है मेरा,
तो मैंने क्या किया, मेरा वेदर यहाँ पे आ गया ये, ठीक है। तो मैंने इसको अप्लाई कर लिया, कैटेगरी मेरी होगी ये। अब यहाँ पे देखोगे एक्सपोजर फिनिश, यहाँ पे आप जब इधर आते हो ना, कैटेगरी हो गया थ्रेट, टाइप क्या है, अपॉर्चुनिटी है या थ्रेट है, इट मीन्स थ्रेट है ये, है ना, अपॉर्चुनिटी तो है नहीं, हमने जान के तो किया नहीं, तो हमने थ्रेट कर लिया। अब ऑनर कौन है, मीन्स इसका रिस्पॉन्सिबल, जो रिस्क ऑनर होता है रिस्पॉन्सिबल मैनेजर, इस रिस्क को कौन रिस्पॉन्सिबल रहेगा। अकॉर्डिंग टू मी इट शुड बी लाइक मैंने ये ले लिया आयरन वर्कर, कुछ भी ले सकते हो आप, प्रोजेक्ट कंट्रोलर भी ले सकते हैं, हमने ये ले लिया। अब स्टेटस कैसा है इसका, एक्टिव है, इनएक्टिव है, इम्पैक्टेड है, मैनेज है, ओपन है, प्रपोज है या रिजेक्टेड है। इस तरीके का थ्रेट को आप एक्टिव मानोगे या इनएक्टिव मानोगे, जो भी आपके अकॉर्डिंग, जैसे जैसे आप रिस्क बनाओगे तो आप उसको अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे मैनेज कर सकते हो। एक्सपोजर स्टार्ट, अब देखो ये तो वेदर का है, अगर मैं इसकी जगह, मैं वेदर की जगह मैं चेंज करता हूँ कैटेगरी, लाइक अगर मैं इसको चाहूँ कि मैं इसकी चेंज कर लूँ कैटेगरी को, तो मैं क्या करता हूँ, मैंने वेदर की जगह ले लिया, आई शुड बी रिसोर्सेज का ले लिया मैंने, ठीक है। मैं यहाँ पे भी रिसोर्सेज कर देता हूँ, इससे थोड़ा ज़्यादा सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ रिसोर्सेज कर दिया। रिसोर्सेज का इशू कब स्टार्ट हुआ था, आपको प्रॉपर डेट, डिस्क्रिप्शन क्या है, प्री प्लान है। अब देखो यहाँ पे है प्री रिस्पॉन्स, मीन्स वो कितने, मतलब कितने परसेंटेज पे है, वेरी हाई है रिस्क या कम है, मीडियम है, बिलो एवरेज है, तो आप वो देख रहे हो। एक्सपोजर कॉस्ट, कितनी कॉस्ट आएगी, कॉस्ट हम बजट में मानते हैं, तो आगे उसका इम्पैक्ट में भी हम कॉस्ट देखेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं, पहले मैं यहाँ से चेंज कर लेता हूँ नीचे से, फिर मैं ऊपर आ जाऊँगा, ठीक है। अब कॉस्ट कितनी है, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि इसकी कॉस्ट है $250 या कुछ भी समथिंग। कॉस्ट अभी हम इसलिए नहीं डालेंगे क्योंकि गाइज हमने ना अभी तक बजट नहीं, एक्सपेंसेस नहीं बनाए, तो इसलिए हम उसको अभी डालेंगे नहीं। इम्पैक्ट पे आ गया मैं, इम्पैक्ट प्रोबेबिलिटी पे होता है कि यार ये हाई है या कम है, कितना, और इसका स्केड्यूल कैसा है, कि मतलब आपने जो स्केड्यूल बनाया है या इसकी कॉस्ट कितनी आई, तो उसके अकॉर्डिंग ना आपको एक स्कोर दे दिया जाएगा। ये स्कोर आपके बैंडविड्थ पे काम आता है, इसके अकॉर्डिंग आप रिस्क को जज कर सकते हो इसका स्कोर क्या है। ओके, सो प्री रिस्पॉन्स एंड पोस्ट रिस्पॉन्स, रिस्क आने से पहले, रिस्क आने के बाद क्या क्या रहता है। ओके, अब रिस्पॉन्स टाइप आप कैसा देना चाहोगे, आप इसको एक्सेप्ट करोगे या रिड्यूस करोगे। अगर आप एक्सेप्ट करते हो तो आपके पास यहाँ पे कुछ ऐसे आ जाती है कि रिस्क से पहले वेरी हाई था और उसके बाद अब ये लो हो गया, स्केड्यूल जो था इसका हाई था, कॉस्ट इसकी लो आई हमारे पास, तो उसका स्कोर आ गया 4, पहले स्कोर था 72। तो रिस्क फैक्टर कहीं ना कहीं इसके स्कोर्स पे डिपेंड होता है। एक्टिविटीज, इस रिस्क के ऊपर कौन सी एक्टिविटी डिजाइन करना चाहते हो। अब देखो एक्टिविटी पे रिस्क नहीं, रिस्क पे एक्टिविटी डिजाइन होती है। आपने डिजाइन पे क्लिक किया कि भाई इस मेरे पास ऐसे नंबर ऑफ एक्टिविटीज है, शायद मैंने ये चूज कर ली, इस एक्टिविटी पे ये लगना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे डिजाइन कर लिया वो एक्टिविटी, वहाँ पे वो लग गई, उसकी एक्टिविटी का नेम, स्टार्ट एंड फिनिश डेट, ठीक है। अब देखो इसके बाद आता है डिस्क्रिप्शन। अगर आप इसके बारे में कुछ लिखना चाहते हो, कुछ भी डिस्क्राइब करना चाहते हो, तो आप लिख सकते हो समथिंग जो भी अकॉर्डिंग टू यू। कॉजेस में भी आप लिख सकते हो कि यार इसके कारण क्या हुआ, मेरी लेबर इशू हुआ, मेरे को यहाँ पे दिक्कतें आई, मेरे इस प्रॉब्लम आई, तो आप वो वहाँ पे जो भी आपका है कि भाई इससे क्या हुआ, हमारा डिले हुआ, ठीक है, डिले ऑफ 2 days, ठीक है, आप ये डाल दिया आपने, या कुछ भी आप जो भी लिखना चाहोगे अकॉर्डिंग टू यू आप यहाँ पे डाल सकते हो। इफेक्ट, अब इसके साथ क्या आया हमारा, इस पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट आया फंडिंग इफेक्ट, ठीक है, तो हम यहाँ पे इफेक्ट मेंशन कर देंगे, ठीक है। ओके, लास्ट में नोट, इसका कोई नोट डालना चाहता है कि हाँ भी जैसे रिस्क इज क्लियर नाउ, है ना, अब वो ठीक हो चुका। तो कुछ इस तरीके से गाइस हम रिसोर्सेज को बनाते हैं और उसके अंदर लगाते हैं। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।